हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आज हम करने वाले हैं जो कक्षा 8 है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। तो देखते हैं दोस्तों, जो कक्षा 8 के अंदर पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो फसल है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को ये जानना पड़ेगा कि फसल क्या होती है। ये जो फसल होती है दोस्तों, फसल क्या होती है। तो आपने फसल को उगी हुई देखा होगा अपने खेतों के अंदर, जैसे गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, चने की फसल, मक्के की फसल। तो आपने ये फसल देखी होगी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ फसल क्या होती है। ये क्या होता है, खेत होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है या क्षेत्र होता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में जब एक ही किस्म के पौधे, जब बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फसल बोलते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। जैसे खेतों में एक ही किस्म के पेड़, जैसे कि बाजरा, गेहूं, मक्का, ये बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं दोस्तों, फसल बोल देते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लो। जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं दोस्तों, फसल कह देते हैं या फसल बोल देते हैं। जैसे गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, मक्का की फसल। अब देखो दोस्तों, फसल कितने प्रकार की होती है। तो फसल के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। फसल के 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, और एक तीसरा प्रकार होता है जिसे जायद की फसल बोलते हैं, लेकिन वो फसल के प्रकारों में नहीं आता इतना। लेकिन मुख्य रूप से फसल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल। जायद की नहीं, खरीफ की फसल। जायद की भी होती है और लेकिन खरीफ की फसल। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। अब देखो, रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु में उगाने से मतलब क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी रबी की फसल। वह मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाएगी, अप्रैल में काट ली जाएगी। रबी की फसल जो होगी वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, वह मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी। लेकिन ये जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु में क्या की जाती है, बोई जाती है। अर्थात वर्षा ऋतु कब से कब तक स्टार्ट होती है, अर्थात जून जुलाई में तो बोई जाएगी, बोई जाएगी। खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में तो क्या की जाएगी, बोई जाएगी। वह अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में क्या कर ली जाएगी, काट ली जाएगी। ये जो खरीफ की फसल है ये वर्षा ऋतु में बोई जाएगी, अर्थात जून जुलाई में तो क्या की जाएगी, बोई जाएगी। वह अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल आएंगे, उदाहरण आएंगे, बाजरा, ग्वार, और इसमें एग्जाम्पल आएंगे गेहूं, चना, मटर, सरसों। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये तो हैं रबी की फसल के, ये हैं खरीफ की फसल के। तो आपने देखा फसल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। इसमें एग्जाम्पल हो रहेगा मक्का, ज्वार। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं हमारी खरीफ की फसल की। फसल 2 प्रकार की आपने ये सभी देख लिया दोस्तों।
आप इसको उतार लीजिए और आपको नोट्स मैं लास्ट में एक नई क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आपने ये सब देख लिया, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अभी आपको क्या देखने हैं, कृषि पद्धति के चरण। आपके नेक्स्ट है कृषि पद्धति के चरण। दोस्तों कृषि पद्धति के चरणों से तात्पर्य ये है कि कृषि पद्धति या खेती के कुछ चरण होते हैं। खेती के चरण कैसे, जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले पहली प्रोसेस से लेके पहला काम जो अपन ने किया, लास्ट काम जहां तक किया, उस काम को संपन्न करने के लिए वो क्या कहलाएगा, उसकी चरण कहलाएंगे। उस काम को करने के क्या कहलाएंगे, चरण कहलाएंगे। जैसे आपको किसी ने आपको बोला जाए मैगी बना लो, तो मैगी को अपन बाजार से लाएंगे, उसको पानी में उबालेंगे, उसके बाद में उसमें मसाला डालेंगे, फिर उसको पूरा बनाने तक के क्या हो जाएंगे, उसके छोटे छोटे चरण हो जाएंगे। जैसे ही खेती या फसल को उगाने के भी कुछ क्या होते हैं दोस्तों, चरण होते हैं। फसल उगाने का पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। जो दोस्तों कृषि पद्धति का पहला चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण है बुआई करना। मिट्टी तैयार करने से तात्पर्य है मिट्टी को उल्ट पुलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बुआई करना, मिट्टी तैयार करना दूसरा काम हो गया, जो बुआई करना। तीसरा काम हो गया खाद एवं उर्वरक देना। चार नंबर का काम हो गया उसके बाद में सिंचाई करना। उसके बाद में आ गया खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद में आ गया कटाई करना। उसके बाद में लास्ट चरण आ गया अपना भंडारण। ये सभी दोस्तों क्या है, कृषि पद्धति के अपने चरण है। सबसे पहला काम कृषि पद्धति में क्या करते हैं, फसल को उगाने के लिए मिट्टी को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। मिट्टी को, सोइल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, बुआई करेंगे। देखो बुआई भी कई प्रकार से करते हैं अपन। और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, खाद एवं उर्वरक दे देंगे। जैसे खाद एवं उर्वरक की पेड़ को आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन बार बार एक ही फसल को खेत में उगाएंगे तो अपने खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण पेड़ या फसल जो उसके अंदर उगाने वाली फसल है वो छोटी रह जाएंगी। पेड़ अच्छे से बड़े नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, उनकी जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जा सकेगी, अच्छे से शोषण नहीं कर सकेगी। और 4 नंबर का चरण है इसमें सिंचाई करना। अपन पेड़ जैसे कि फसल को निश्चित समय अंतराल पर बार बार या निश्चित समय अंतराल पर जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करना या जल देना, ये क्या कहलाता है, सिंचाई करना कहलाता है। खरपतवार से सुरक्षा, देखो फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। और खरपतवारों को अपन उखाड़ के नष्ट कर सकते हैं, खरपतवार नाशी का उपयोग करके नष्ट कर सकते हैं। और खरपतवार को जड़ से काट के भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको फसल से अलग कर सकते हैं। और इसमें 6 नंबर का चरण है कटाई करना। फसल को पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। और कटाई की प्रक्रिया अपन कई माध्यमों के कई प्रकार से संपन्न करते हैं। जैसे कि कटाई की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए अपन हार्वेस्टर मशीन का यूज करते हैं, कंबाइन का यूज करते हैं, थ्रेशर का यूज करते हैं। और लास्ट चरण है अपना भंडारण, जो अपन अनाज को खेतों में निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसको ले जाकर के अपन अपने घर में या फिर किसी गोदाम में स्टोरेज कर लेते हैं, उसको संग्रहित कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है भंडारण कहलाता है। और आपने भंडारण भी कई प्रकार से होता है। भंडारण में चूहों से भी सुरक्षा की जाती है। अब दोस्तों अब हम देखेंगे जो कृषि पद्धति है उसका चरण नंबर 1, मिट्टी तैयार करना। दोस्तों मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मिट्टी है, अपने खेत की क्या है दोस्तों, मिट्टी है। तो इस मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, जुताई कहलाएगी। तो मिट्टी तैयार अपन किससे कैसे करते हैं, जुताई के माध्यम से करते हैं। और जुताई क्या कहलाती है, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की या पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, जुताई कहलाती है।
जो अपनी खेत की मिट्टी होती है उसको उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। अब देखो जुताई के दोस्तों कुछ लाभ भी होंगे। अब जुताई के क्या हो जाएंगे? जुताई के कुछ लाभ रहेंगे। अब जुताई के लाभ में पहला लाभ तो ये रहेगा कि ये जो जुताई करने से क्या होगा, मिट्टी क्या हो जाएगी? पोली हो जाएगी, और जो पेड़ की जड़ें हैं वो क्या अधिक गहराई तक भी जा सकेंगी। तो जुताई करने से जो पेड़ की जड़ें हैं या पादप की जड़ें हैं वो गहराई में भी जा सकती है, अधिक गहराई तक जा सकती है। दूसरा काम क्या होगा? जो पेड़ की जड़ें हैं वो गहराई में भी सरलता से श्वसन कर सकेगी। जो पेड़ की जड़ें हैं वो गहराई के अंदर भी सरलता से श्वसन कर सकेगी। और तीसरा काम इसमें क्या होगा कि पोली मिट्टी के अंदर जो केंचुए छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं उनकी मात्रा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और उनकी मात्रा में वृद्धि से क्या होगी? जो खेत के अंदर खाद है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी। और खेत के खाद की मात्रा में वृद्धि होने से जो पेड़ है या पादप है उसको अधिक पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे पेड़ क्या हो जाएगा? अधिक लंबा या अधिक विकसित भी हो जाएगा। वह अधिक फलदार या अधिक उसके बीज आएंगे, वो अधिक लंबाई तक जाएगा, अच्छी किस्म का पेड़ बनेगा। और इसके अंदर लास्ट दोस्तों जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं, जैसे मान लीजिए अब अपने यहाँ से इसको खोद दिया, तो इसको खोदने के बाद में ये नीचे की मिट्टी तो क्या आ जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ऊपर की क्या चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं वो भी क्या होंगे? ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों जुताई भी दो तीन औजारों से की जाती है। तो जो कृषि के अंदर जो औजार आते हैं, कृषि औजार, उनमें पहला औजार है हल। अब दोस्तों हल क्या है? हल तो क्या है? परंपरागत औजार है। हल जुताई करने का परंपरागत औजार है। इसके अंदर क्या होती है? हल में ऐसी एक त्रिकोणीय पत्ती लगी होती है जिसके माध्यम से इसे दो बैलों की जोड़ी की सहायता से, जैसे मान लीजिए ये कुछ दो बैल हैं दोस्तों, बैल अच्छे से बना नहीं है लेकिन दो बैल हैं, इन बैलों की सहायता के माध्यम से इस बैलों को पीट के बांध दिया जाता है और बैलों की सहायता से इसे खिंचवाया जाता है, जिससे ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी के अंदर दोस्तों ये इसकी त्रिकोणीय पत्ती बहुत मजबूत आती है, लोहे की बनी होती है। और ये लोहे का जो ये भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? हल सेप्ट। लोहे का जो मुख्य भाग होता है वो लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। वह त्रिकोणीय पत्ती, जिसे त्रिकोणीय पत्ती को क्या बोलते हैं? इसको फाल कहते हैं। हल की त्रिकोणीय पत्ती को दोस्तों क्या बोलते हैं? फाल कहते हैं। वह लंबी लकड़ी को हल सेप्ट कहते हैं। इसे बैलों की जोड़ी की सहायता से, ऊंटों की जोड़ी की सहायता से, पशुओं के माध्यम से खींचा जाता है और इसके माध्यम से खाद मूरक भी मिलाते हैं। वह मिट्टी को खोदने व खुरचने का काम भी ये करता है हल। दोस्तों आपने हल की क्रियाविधि को समझ लिया। अब इसमें दूसरी क्रियाविधि आएगी किसकी? इसमें दूसरी क्रियाविधि आएगी कुदाली की। और दोस्तों कुदाली आप सभी लोग जानते होंगे। कुदाली कैसी होती है? कुदाली एक ऐसी आती है। क्या दोस्तों? ऐसे इसमें क्या आती है? कुदाली आती है। यहाँ से आदमी इसको हत्ती को पकड़ लेता है, वह इसके माध्यम से ही खींचता है। तो कुदाली का उपयोग खरपतवार को निकालने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए, एवं इसमें लकड़ी व लोहे की छड़ लगी होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी प्लेट लगी होती है। ये जो इसकी चौड़ी मुड़ी प्लेट एक सिरे के ऊपर या नीचे की साइड या ऊपर की साइड लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा भी खींचा जाता है। तो कुदाली हाथ से भी चलने वाली आती है और पशुओं द्वारा खींचने वाली भी आती है। कुदाली का आपको जो चित्र दोस्तों दिया हुआ नहीं है, मैंने आपको कुदाली समझाने के लिए ही चित्र बनाया था। अब तीसरा इसमें आएगा दोस्तों कल्टीवेटर। दोस्तों कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। अब दोस्तों मान लीजिए ये कल्टीवेटर है, ये कल्टीवेटर ऐसा आता है, जैसे आपने बुआई करने की मशीन देखी होगी, कल्टीवेटर ऐसा आता है, इसमें ट्रैक्टर में ऐसे जुड़ जाता है ये और उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है और इसके अंदर नीचे भी लोहे की लंबी लंबी छड़ी लगी होती है। वह ट्रैक्टर द्वारा संचालित, ये ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। वह इसके माध्यम से श्रम व मेहनत दोनों की ही, श्रम व समय
दोनों की या मेहनत व समय दोनों की ही क्या होती है कि कल्टीवेटर के उपयोग से बचत होती है। तो दोस्तों आपने कृषि औजारों को भी समझ लिया। अब दूसरा काम आता है दोस्तों बुआई करने का। अब आपने ये देख लिया मिट्टी तैयार करना। अब इसके बाद में दूसरा चरण आएगा बुआई करना। बुआई या सीडिंग, इसको इंग्लिश में सीडिंग बोलते हैं दोस्तों। देखो बुआई करने के लिए अच्छे बीजों का चयन करना आवश्यक होता है। तो अच्छे बीजों का चयन अपन कैसे करेंगे? तो अपन क्या कर लेंगे, पानी की बाल्टी ले लेंगे, इसके अंदर अपन बीजों को क्या कर देंगे, डाल देंगे। बीजों को क्या कर देंगे, अच्छे बीज होंगे वो तो क्या होंगे, पैंदे के अंदर नीचे जम जाएंगे। वह खोखले व क्षतिग्रस्त बीज ऊपर तैरने लग जाएंगे। ये कौन से हैं, खोखले बीज। और ये बीज कौन से हैं, स्वस्थ बीज। तो अपन ने क्या किया, एक पानी की बाल्टी ली, उसके अंदर सभी बीजों को डाल दिया। जो बीज अच्छे व स्वस्थ होंगे, भारी होंगे, वो नीचे की ओर पेंदे में बैठ जाएंगे। और जो बीज क्षतिग्रस्त व खोखले होंगे वो ऊपर की ओर तैरने लग जाएंगे। आपने ये देख लिया दोस्तों अपन बीजों का चयन कैसे करते हैं। उसके बाद में जो बीजों का चयन आपने देख लिया, फिर बुआई के लिए प्रयुक्त औजार। अब देखो दोस्तों बुआई के लिए प्रयुक्त औजार दो प्रकार के होते हैं। बुआई के लिए प्रयुक्त औजार एक तो होता है परंपरागत औजार। परंपरागत औजार तो ऐसे कीप के आकार का होता है। वह दूसरा औजार आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल दोस्तों ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इससे समय व श्रम दोनों की समय व मेहनत दोनों की बचत होती है। वह इसके अंदर ऐसे त्रिकोणीय पत्ती लगी होती है, पत्ती के नीचे के साइड ऐसे चला जाता है दोस्तों। एक पाइप लगा होता है जिसके माध्यम से ये ऐसे ट्रैक्टर के अंदर ये जुड़ा हुआ होता है। आपने ट्रैक्टर के अंदर कभी भी खेतों के अंदर बुआई करते हुए देखा होगा। तो जैसे वो भी मैंने सीड ड्रिल की तरह ये कार्य करता है। और सीड ड्रिल है जो बीजों को कृत्रिम तरीका है, बीजों की बुआई करने का कृत्रिम तरीका। परंपरागत औजार तो क्या है, पुरानी तरीका है। सीड ड्रिल क्या है, नया तरीका है, आधुनिक तरीका है। और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बीजों की क्या कर सकते हैं, खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। वह इससे समय और मेहनत दोनों की भी बचत होती है। आपने ये देखिए दोस्तों बुआई कैसे करते हैं। अब अपन ने तीसरा चरण लिखाया था इसके अंदर सीड ड्रिल, ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। अब मैं इनके बारे में एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। परंपरागत औजार तो कीप के आकार का था। बीज को कीप के अंदर डालने पर दो या दो से अधिक नुकीले सिरों वाले पाइप के अंदर से गुजरता है। अब तीसरा दोस्तों आपने मैंने ये समझा दिया। अब तीसरा अपन देखते हैं इसके अंदर खाद एवं पूरक देना। पूरक देना, खाद एवं पूरक देना। तीसरा चरण दोस्तों है इसमें खाद एवं पूरक देना। तो खाद एवं पूरक अपन इसमें कैसे देते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे पदार्थ जिनको अपन मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए बनाए देते हैं या मिट्टी को पोषक तत्व बढ़ाने के लिए मिट्टी में डालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, खाद एवं पूरक कह देते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के अंदर पोषक स्तर बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं या देते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, खाद एवं उर्वरक कह देते हैं। जैसे खाद एवं उर्वरक में आपको दोस्तों खेत यही है और इसके अंदर खाद एवं उर्वरक में 2,4-D, ये दोस्तों क्या है, खरपतवार नाशी है। ये खाद एवं उर्वरक नहीं है दोस्तों, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 2,4-D क्या है, खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 2,4-D आप अलग से याद रखना है। ये खाद एवं उर्वरक में नहीं आता है। तो ये उर्वरक में तो क्या आता है, जैसे यूरिया आ गया, DAP आ गया, यूरिया DAP, और यही आता है दोस्तों खाद एवं उर्वरक के अंदर। और खाद के अंदर तो अपन देसी खाद जैसे गोबर की खाद, जो मुर्गी की जो बीट आती है उसकी भी खाद लगती है। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खेत में लगातार एक ही किस्म के पेड़
उगाने से या एक ही किस्म की फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक ही फसल को अपन खेत में बार बार उगाएंगे तो उससे कि मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मिट्टी का जो गठन है, जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, उनकी मात्रा में दोस्तों कमी आ जाएगी। अब अपन खेत में एक ही किस्म के पेड़ उगा रहे हैं, जैसे हर बार जैसे मान लो अपन हम हमेशा एक ही किस्म के पेड़ उगाते हैं, जैसे अपने इस बार बाजरा उगा दिया, अगली बार भी बाजरा उगाएंगे, उससे अगली बार भी बाजरा उगाएंगे, उससे अगली बार भी बाजरा उगाएंगे, तो उससे क्या होगा, कुछ विशेष पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, मिट्टी के अंदर कमी हो जाएगी। और विशेष पोषक तत्वों में की कमी के कारण जो मिट्टी के अंदर विशेष पोषक तत्वों की कमी के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो बौने रह जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, और उनकी जड़ें जो अधिक गहराई तक नहीं जा पाएगी, और जो वो अच्छे से जो बीज देते हैं उनका जो उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये सभी कार्य ये सभी प्रभाव किससे होंगे, एक ही फसल को बार बार उगाने से ये सभी मिट्टी पर प्रभाव पड़ेंगे। अब देखो दोस्तों खाद एवं उर्वरक में अंतर। अब आपको देखो खाद एवं उर्वरक में अंतर भी देखना है, तो इधर देख लेते हैं खाद और उधर देख लेते हैं उर्वरक। देखो दोस्तों खाद तो क्या होता है, जैविक होता है, ये क्या होता है, रासायनिक होता है। उर्वरक क्या होता है, रासायनिक होता है। खाद तो क्या होता है दोस्तों, जैविक होता है। खाद तो क्या होता है, जैविक होता है। वह उर्वरक क्या होता है, रासायनिक होता है। खाद क्या होती है, गोबर से व खेतों में बनाई जाती है, यह गोबर से बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। और यह क्या बनाई जाती है, तो खेतों में बनाई जाती है, खेतों में बनाई। और ये कहाँ बनाई जाती है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। पूरा क्या बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक को कहाँ बनाया जाता है दोस्तों, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अब देखो खाद गोबर होता है, ये जो खाद होती है उसके अंदर तो क्या होंगे, सभी पोषक तत्व, इसमें तो क्या होंगे, सभी पोषक तत्व होंगे। लेकिन उर्वरक में क्या होंगे, कुछ विशेष पोषक तत्व होंगे, विशेष पोषक तत्व। उर्वरक में क्या होंगे, कुछ विशेष पोषक तत्व होंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। लेकिन इसमें सभी पोषक तत्व जैसे अधिक लगभग सभी पोषक तत्व इसमें आ जाते हैं। और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। जो उर्वरक होता है ह्यूमस की प्राप्ति यानी नमी की प्राप्ति, लेकिन गोबर से क्या हो जाती है, फसल को ह्यूमस की प्राप्ति होती है, वह ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। इससे तो क्या होता है, खाद से तो क्या होता है, जो फसल को ह्यूमस की प्राप्ति होती है, नमी की प्राप्ति होती है, लेकिन उर्वरक से क्या होता है, ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। अब दोस्तों देखो इसके बाद में अपन देखेंगे फसल चक्रण। फसल चक्रण किसे कहते हैं, फसल चक्रण। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फसल चक्रण। और फसल चक्रण क्या होता है, फसल चक्रण। तो दोस्तों फसल चक्रण क्या होता है, फसल चक्रण फसल चक्रण क्या होता है, फसल चक्रण होता है मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का एक तरीका, क्या है, फसल चक्रण है। और इसमें एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाई जाती है। तो मिट्टी में जो पोषक स्तर बढ़ाने का या उर्वरता बढ़ाने का एक तरीका क्या है, फसल चक्रण है। पोषक स्तर बढ़ाने का तरीका क्या है, ये फसल चक्रण है। वह इसमें एक फसल के बाद, जैसे इस बार अपन ने बाजरा उगा दिया, अगली बार अपन क्या उगा देंगे, मक्का उगा देंगे, उसके बाद में अपन क्या उगा देंगे, चना उगा देंगे या ग्वार उगा देंगे खरीफ की फसल में। जैसे अपन ने खरीफ में किया वैसे अपन रबी में भी कर सकते हैं। जैसे इस बार अपन ने गेहूं उगा दिए, अगली बार अपन गेहूं न उगा के क्या उगा देंगे, सरसों उगा देंगे।
सरसों उगा देंगे। अगली बार सरसों ना उगा करके अपन क्या उगा देंगे, मेथी उगा देंगे। तो अपन एक ही फसल को बार बार न उगाकर एकांतर क्रम में एक फसल को छोड़ करके दूसरी फसल को बार बार उगाएंगे, या अलग अलग फसलों को एकांतर क्रम में उगाते रहेंगे। तो ये तरीका क्या होगा, अपना फसल चक्रण होगा। यह इससे क्या होंगे, मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ेंगे। जैसे गेहूं की फसल को मान लो नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता है तो ये नाइट्रोजन ले लेगा, फिर लेकिन अगर सरसों को नाइट्रोजन की आवश्यकता थोड़ी कम है गेहूं से, तो सरसों क्या कर लेगी, नाइट्रोजन थोड़ा कम दे देगी, नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी। दोस्तों देखा आपने फसल चक्रण क्या होता है। अब फसल चक्रण के बाद में अगला बिंदु अपन देखेंगे इसके अंदर। अगला बिंदु है दोस्तों खाद के लाभ। खाद के लाभ। अब देखो दोस्तों, खाद देने से क्या लाभ होते हैं। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि। पहला काम तो क्या होता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, यानी जो मिट्टी है वो जल को अधिक ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर पाएगी। और दूसरा क्या होगा, मिट्टी बुरबुरी व संरंध्र हो जाएगी। जो मिट्टी क्या हो जाएगी, बुरबुरी हो जाएगी, वह संरंध्र हो जाएगी, यानी उस मिट्टी के जो रंध्र खुल जाएंगे वह जड़ें अधिक गहराई तक अच्छे से श्वसन कर सकेंगी। और मिट्टी जो बुरबुरी और संरंध्र हो जाएगी उसके कारण क्या होगा दोस्तों, गैस विनिमय, जो फसल के अंदर जो गैस विनिमय होता है वो गैस विनिमय क्या होगा, विनिमय सरलता से होगा। जो गैस विनिमय होगा वो मिट्टी के अंदर कैसे होगा, सरलता से होगा। वह इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। यदि मिट्टी पोली होगी, संरंध्र होगी, बुरबुरी होगी, तो इससे क्या होगी, मित्र जीवाणु की संख्या क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। मित्र जीवाणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। मित्र जीवाणु जैसे आपको क्या बताऊं, केंचुआ या वर्म्स, ये क्या है, अपने मित्र जीवाणु है। ये फसल को लाभ पहुंचाते हैं, फसल के अंदर क्या करते हैं, खाद की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। वो जो जैविक खाद अपन मिट्टी में देते हैं तो मिट्टी का जो क्या होता है, मिट्टी का गठन सुधर जाएगा। जो मिट्टी का गठन है वो भी क्या होगा, सुधर जाएगा। मिट्टी का गठन कैसे, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी है तो वो अच्छे से पूर्ति हो जाएगी। उसका गठन जो है, जैसे मिट्टी खुल जाएगी, किसी के मिट्टी के अंदर डगल होते हैं तो डगल क्या हो जाएंगे, थोड़ी बहुत टूट जाएंगे, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग आपको क्या बताऊं, अलग अलग डगल के रूप में। जैसे मान लो ये कोई डगल है तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे डगल के रूप में टूट जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों, खाद के लाभ अपन ने देख लिए। उसके बाद में अपन देखेंगे सिंचाई या इरिगेशन। अपन जो 4 नंबर का पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अपन सिंचाई। हम आपको सिंचाई समझाता हूँ दोस्तों, सिंचाई क्या होती है। अब देखो, सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर फसल को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। जो निश्चित समय अंतराल है उस पर फसल को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई निश्चित समय अंतराल पर, जैसे 1 महीने, 6 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 3 दिन, इसके ऊपर अपन मिट्टी फसल को क्या देंगे दोस्तों, पानी देंगे। और पानी देने के भी 2 तरीके हैं, मुख्य रूप से 2 तरीके प्रचलन में हैं। तो मिट्टी को जो फसल को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई करना क्यों आवश्यक है, यदि अपन फसल की सिंचाई नहीं करेंगे या फसल को निश्चित समय अंतराल पर पानी नहीं देंगे तो दोस्तों क्या होगा, यदि अपन फसल को निश्चित समय पर पानी नहीं देंगे तो फसल सूख जाएगी, उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाएगी, वह फसल को सूख जाएगी। फसल क्या होगी, सूख जाएगी, उससे अपनी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए मिट्टी में जल देना और नमी बनाए रखना, वह फसल को जल देना इसलिए आवश्यक है। आपने देखा सिंचाई। अब देखो सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के क्या होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं। सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप का मतलब बोरिंग,
जलकूप, जलकूप अलग है, नलकूप, नलकूप का मतलब क्या है, बोरिंग। कुएं, जलकूप, नलकूप, तालाब व वर्षा भी सिंचाई का एक स्रोत है। कुएं, जलकूप, तालाब, नदियां, नहर, बांध, ये सब क्या है दोस्तों, सिंचाई के स्रोत है। वह सिंचाई के कुछ परंपरागत स्रोत भी हैं, वह कुछ आधुनिक स्रोत भी हैं। अब सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं, ये आधुनिक व पारंपरिक आपने दोनों देख ली, बांध, नहर, कुएं, बावड़ी, ये सब क्या है दोस्तों, सिंचाई के स्रोत हैं। लेकिन सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं, जैसे मोटी या गिरनी, मोटी या गिरनी, इसमें क्या होता है दोस्तों, गिरनी, इसमें क्या होता है दोस्तों, कुएं से गिरनी की सहायता से पानी निकाला जाता है, वह फसल में दिया जाता है। दूसरा है चेन पंप, चेन पंप में कुएं में मोटर लगाई जाती है। चेन पंप में क्या कर जाती है दोस्तों, कुएं में मोटर लगाई जाती है, वह मोटर के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता है, या तालाब में मोटर लगाई जाती है, वो मोटर के माध्यम से पानी को क्या किया जाता है दोस्तों, बाहर फसल में छोड़ा जाता है। तीसरा काम है दोस्तों ढेकली, ढेकली भी एक पुराना परंपरागत सिंचाई का तरीका है। इतना दोस्तों अपन ने देख लिया। उसके बाद में और एक चौथा काम और है रहट। रहट क्या होती है दोस्तों, रहट भी कुएं व तालाबों में लगाई जाती थी, जिसके माध्यम से एक चमड़े की बहुत बड़ी दोस्तों बाल्टी कह सकते हो आप, या चमड़े का बहुत बड़ा टब कह सकते हो, उसको बैलों की सहायता से खींच करके पानी को बाहर निकाला जाता था, वह फसल में दिया जाता था। ये सब दोस्तों अपन ने देख लिया। अब सिंचाई की कुछ विधियां भी हैं। अब सिंचाई की कुछ विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक तो है आधुनिक विधि या छिड़काव तंत्र। आधुनिक विधियां हैं दोस्तों ये दोनों ही, छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र क्या है दोस्तों, यह है असमतल भूमि के लिए है। असमतल भूमि से क्या तात्पर्य है दोस्तों, असमतल भूमि से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए ये कुछ टिब्बे हैं, ऐसे क्या है दोस्तों, टिब्बे हैं, और टिब्बों के ऊपर जैसे मान लो अपन पाइप पे से बिछा देंगे, और पाइप बिछाने के बाद में एक फुहारा यहाँ पे लगा देंगे, एक फुहारा यहाँ पे लगा देंगे, एक फुहारा क्या कर देंगे यहाँ पे लगा देंगे, वो फुहारे ऐसे घूमते रहेंगे और अपनी फसल को क्या होगा दोस्तों, ये पानी मिलता रहेगा। तो ये तो क्या है दोस्तों, असमतल भूमि के लिए है। वर्षा की तरह इसमें क्या होता है, बूंदों की सहायता से इसे छिड़काव होता है। वर्षा की तरह दोस्तों इसमें क्या होता है, छिड़काव होता है। पाइपों के निश्चित अंतरालों पर क्या जोड़े जाते हैं दोस्तों, इसमें फुहारे जोड़े जाते हैं, या फुहारे जोड़े जाते हैं, या पाइप निश्चित अंतराल पर लगे होते हैं, और निश्चित अंतराल पर इनमें नोजल भी लगी होती है। इन फुहारों को दोस्तों क्या बोल देते हैं अपन, नोजल कह देते हैं। वह मोटर पाइपों में प्रेशर बनाती है। ये सब किसमें जुड़े रहेंगे, एक नलकूप में जुड़े रहेंगे, या बोरिंग में जुड़े रहेंगे, या किसी मोटर में जुड़े रहेंगे। वो मोटर इसमें पाइपों में क्या बना देगी, प्रेशर बना देगी, और प्रेशर से पानी में ये टूटियां क्या होगी, घूमने लग जाएंगी। तो आपने देखा छिड़काव तंत्र क्या है। अब उसके बाद में दोस्तों एक आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, दूसरा तंत्र कौन सा है, ड्रिप तंत्र, यह ड्रिप सिस्टम। अब तो ड्रिप तंत्र क्या है, ड्रिप तंत्र में क्या है, मान लो ये कोई तो पेड़ है, ये भी यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेड़ है, इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे एक नलकी जा रही है दोस्तों, जैसे क्या डाल देंगे अपन, एक छोटी सी पाइप डाल देंगे, और पाइप के यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा छेद निकाल देंगे, या यहाँ पे छोटी टूटी लगा देंगे, जिससे क्या होगा, बूंद बूंद करके पानी क्या होगा, इसकी जड़ों में, पेड़ की में गिरता रहेगा, अपना पेड़ विकसित होता रहेगा। तो ये क्या है, जहाँ पे पानी की मात्रा कम है, सिंचाई के लिए उपयुक्त मात्रा में पानी नहीं है, तो उन क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, ये ड्रिप तंत्र वरदान है। और ये इसमें पानी की भी क्या होती है दोस्तों, अधिक मात्रा में बचत होती है, वह इससे कम पानी में ही अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। तो दोस्तों ड्रिप तंत्र भी अपन ने देख ही लिया। और ड्रिप तंत्र कौन सी भूमि के लिए है, समतल भूमि के लिए है, वह इसमें जल भी व्यर्थ कम होता है। अब दोस्तों जो अपने नेक्स्ट काम है, इसमें अपन फसल को उगाने के लिए अगला काम क्या करते हैं, इसमें अगला काम अपन करते हैं खरपतवार से सुरक्षा। इससे अगला काम दोस्तों अपन करते हैं खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार से सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है, खरपतवार ही क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं खरपतवार क्या होता है। खरपतवार,
देखो खरपतवार क्या होता है, जब अपन फसल उगाते हैं तो फसल के साथ में कुछ ऐसे अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जिनका फसल में कुछ कार्य अपने को नहीं होता है। तो ऐसे अवांछित पौधों को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार कैसे पौधे होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं, उनका कोई कार्य नहीं होता, वो कुछ महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, वे केवल जल को, पोषक तत्वों को, इनको क्या कर देते हैं, वेस्ट करवा देते हैं या उनको अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। वह फसल के जो पेड़ हैं या पादप हैं उनको क्या होता है, उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। किसकी वजह से, खरपतवारों की वजह से। अब देखो खरपतवारों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। निराई, जैसे आपने गोज को नाम सुना होगा दोस्तों, तो अपने क्षेत्रों में क्या करते हैं, गोज करते हैं कि भैया गोज आएगी, तो गोज के अंदर अपन दोस्तों क्या करते हैं कि गोज के अंदर अपन जो खरपतवार होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, निराई कहलाती है। अब देखो खरपतवार फसल पे कुछ प्रभाव डालता है। अब देखो खरपतवार के प्रभाव, खरपतवार फसल पर क्या प्रभाव डालता है। मुख्य रूप से खरपतवार जल, पोषक और जगह, प्रकाश इत्यादि की क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। खरपतवार जल अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेगा, फसल की जो फसल के पेड़ है उनसे खरपतवार क्या करेगा, जल, पोषक, प्रकाश इत्यादि में क्या कर लेगा, प्रतिस्पर्धा कर लेगा, और प्रतिस्पर्धा कर फसल की जो वृद्धि होगी वो उन पे क्या करेगा, प्रकाश डालेगा। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई फसल का पेड़ है और ये क्या है, कोई खरपतवार है। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया मान लीजिए, तो सूर्य का प्रकाश आया तो उसको पहले कौन ले लेगा, ज्यादा मात्रा में ये ले लेगा, खरपतवार ले लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने पानी डाला तो ज्यादा मात्रा में पानी को कौन अवशोषित कर लेगा, खरपतवार कर लेगा। वो पेड़ क्या कर लेगा, जो फसल का जो पादप है उसको कम मात्रा में अवशोषित करवाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ पोषक तत्व है तो उनको अधिक मात्रा में अवशोषित कौन कर लेगा, खरपतवार अवशोषित कर लेगा। इसलिए खरपतवार फसल की वृद्धि पर क्या डालता है दोस्तों, प्रभाव डालता है। वह कुछ खरपतवार इतने बड़े एवं मोटे हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े व मोटे हो जाते हैं, जो फसल जो अपन काटते हैं उसके अंदर भी क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं कि खरपतवारों को अलग से निकालना पड़ता है, फसल को अलग से काटना पड़ता है। वह मनुष्य व पशुओं के लिए कुछ खरपतवार क्या होते हैं, विषैले होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन फसल को काट करके पशु को खिला रहे हैं तो जो खरपतवार हैं वो कुछ खरपतवार क्या होते हैं, विषैले होते हैं। विषैले खरपतवार क्या करते हैं, मनुष्य की वृद्धि, फूड पॉइजनिंग हो सकती है अपनी अपनी वृद्धि पर, व पशुओं की वृद्धि पर भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। वह खरपतवार नाशी, दोस्तों खरपतवार नाशी का आपने नाम सुना होगा, खरपतवार नाशी का आपने कभी न कभी तो दोस्तों नाम सुना ही होगा, खरपतवार नाशी। अब आप खरप देखते हैं, खरपतवार दोस्तों खरपतवार नाशी क्या होता है, खरपतवार नाशी से तात्पर्य है रसायनों के, जो कुछ रसायन होते हैं वो ऐसे होते हैं उनके उपयोग से खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से अपन, अभी मैंने आपको 2,4-D के बारे में बताया था पहले, तो कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से अपन क्या करते हैं या जिनके उपयोग से अपन क्या करते हैं, जो फसल के अंदर उगने वाले जो अवांछित पौधे हैं, खरपतवार हैं, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते, खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करता है। खरपतवार की वृद्धि, खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है, खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, खरपतवार नाशी करता है। एक खरपतवार नाशी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2,4-D। ये क्या है, खरपतवार नाशी है, एक रसायन है जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग से अपन क्या करते हैं, खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय, जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार को हटाने का जो सबसे उचित समय होता है वो उनके पुष्पन से पूर्व का, जो उनमें पुष्पन होता है, पुष्प आते हैं,
पुष्पन से पूर्व का समय या पुष्पन से पहले का समय सर्वोत्तम समय होता है। खरपतवारों को उनके पुष्पन के समय ही हटा देना चाहिए, जिससे उनके बीज फसल के अंदर नहीं फैलते हैं। अब दोस्तों अपन उससे आगे का कार्य देखते हैं, कटाई। अब देखो खरपतवारों के बारे में अपन देख ली, अब उसके बाद में अपन देखेंगे कटाई। अब देखो फसल को पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। फसल को पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। फसल काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। फसल को पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है दोस्तों? कटाई कहलाता है। फसल की कटाई दराती व हार्वेस्टर मशीन से की जाती है। दराती का मतलब आपने दोस्तों फसल को गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, लोग दराती से ऐसे फसल को काटते हैं, वो कुछ बड़ी मशीनों के माध्यम से भी फसल को काटते हैं। दराती व हार्वेस्टर मशीन, हार्वेस्टर मशीन की सहायता से अपन क्या करते हैं दोस्तों? फसल को काटते हैं। काटी गई, अब देखो थ्रेसिंग। काटी गई फसल में अनाज व भूसे को, भूसे यानी चारे को, अनाज व भूसे को अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज व भूसे को अलग करना, फसल को काटने के बाद में अनाज व भूसे को अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज व भूसे को अलग करना, फसल को काटने के बाद में अनाज व भूसे को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अब थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर मशीन, इनके माध्यम से भी किया जाता है। आपने थ्रेसिंग भी देख ली दोस्तों। उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ खरपतवारों का नियंत्रण भी अपन कैसे कर सकते हैं, वो अपन ने भी छोड़ दिया था, अब मैं आपको बता देता हूँ। खरपतवारों को जड़ से उखाड़कर, पौधों के जो खरपतवार पौधे होते हैं उनको जड़ से उखाड़कर अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। उनको जमीन से टच में या जमीन से अड़ा करके या टच कर करके काटने पर भी अपन क्या कर सकते हैं? खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। या खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसको आप अलग से लिख लेना, खरपतवारों का नियंत्रण अपन कैसे कर सकते हैं, ये आप लिख लेना दोस्तों। अब देखो अपन लास्ट काम अपना क्या बचता है? भंडारण। भंडारण क्या होता है दोस्तों? भंडारण क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए अपन ने क्या कर ली, फसल को काट लिया, काटने के बाद उससे अनाज व भूसे को, अनाज व भूसे या चारे को अलग कर लिया। वह अलग करने के बाद में अपन अनाज को क्या कर देंगे? भंडारित कर देंगे। अनाज को एक जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों? संग्रहित कर देंगे। और अनाज को संग्रहित करने के लिए अपन उसमें क्या कर देंगे? जैसे उसमें चूहे नहीं लगे, इसके लिए अपन चूहे मारने वाली दवा उसके अंदर रख देंगे। कुछ नीम के जैसे कुछ परंपरागत तरीके भी हैं अनाज को संग्रहित रखने के। कुछ परंपरागत तरीके भी हैं। परंपरागत तरीकों के अंदर अपन कुछ नीम की सूखी पत्तियां भी उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? रख सकते हैं। इतना दोस्तों अपन ने देख लिया उसको भंडारित कैसे कर सकते हैं। कुछ सूखे पत्ते अपन नीम के रख सकते हैं, या कुछ ऐसे कपूर की गोलियां भी अपन उसके अंदर रखते हैं कई लोग। आप देख सकते हैं दोस्तों अपन ने इतना देख लिया है। भंडारण आप समझ गए होंगे। और भंडारण के अंदर बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण या साइक्लो और भंडार गृह में किया जाता है। साइक्लो भंडार गृह में अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारित कर सकते हैं। यदि बीजों में नमी है तो उन्हें भंडारण से पूर्व अपने को सुखाना होगा। अब दोस्तों लास्ट अपना बच रहा है पशुपालन। एक छोटा सा बिंदु आपको दे रखा है पशुपालन। तो पशुओं को उचित देखभाल उपलब्ध कराकर, पशुपालन या पशुपालन। अब देखो पशुपालन क्या है? जो अपने पास कोई पशु है तो पशुओं को क्या करना? उचित देखभाल उपलब्ध कराकर, पशु की क्या करना? उचित देखभाल करना। उचित देखभाल
उपलब्ध करवाकर एक क्षेत्र के अंदर एक बड़ी अपन उस पशु का घर बना देंगे, वो उसके अंदर उसकी उचित देखभाल उपलब्ध करवाकर उससे दूध, दही, दूध व्यवसाय करना या व्यावसायिक चीज़ों को प्राप्त करना, पशुओं को उचित देखभाल उपलब्ध कराकर उचित भोजन, आवास इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे पालना क्या कहलाता है दोस्तों? पशुपालन कहलाता है। और पशुपालन के अपन माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? मुख्य रूप से उस पशु का दूध निकाल करके अपन बेच सकते हैं, जिससे एक तरह का व्यवसाय भी बन जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो पाठ है वो समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वह आपका कोई भी डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, जिसके माध्यम से आप इसके नोट्स भी मेरे पास ले सकते हैं। और नोट्स नहीं लेना चाहें तो मैं जो बोल रहा हूँ वही क्या है दोस्तों, नोट्स हैं। तो आपको नमस्ते।